नमस्कार। सुनील दत्त की एक बहुत यादगार फिल्म कभी बनी थी, उसका नाम था दर्द का रिश्ता। आज मैं दर्द के रिश्ते की एक दास्तान उस पदाधिकारी और उस परिवार के विषय में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम था हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा। बिहार प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी जो इस सरकार के और इस सिस्टम के नाइंसाफ़ी का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हठधर्मिता का और अपने चेहरे पे चढ़े भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की कथित नीति का भेंट चढ़ गया। हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा अब इस दुनिया में नहीं हैं। किडनी की बीमारी, लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया है और स्वाभाविक रूप से यह एपिसोड मैं उनके परिवार को समर्पित कर रहा हूँ। दर्द का रिश्ता। यह वीडियो हर सरकारी कर्मी को देखना चाहिए, शासन में बैठे हुक्मरानों को देखना चाहिए और उससे ऊपर मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, विजिलेंस को देखना चाहिए। और हाँ, वैसे एक्टिविस्ट जो सूचना का अधिकार और विजिलेंस के ट्रैपिंग की झूठी कहानी और रैकेट चलाते हैं, और इस ट्रैप में, इस दलदल और इस जाल में कुछ वैसे लोग फंस जाते हैं जिनके परिवार का ताउम्र दर्द के साथ रिश्ता कायम हो जाता है। हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा की कहानी हर उस सरकारी कर्मी के लिए है जो नीतीश कुमार और इस सरकार और अभी के सरकार के विभत्स, क्रूर और एक ऐसा घिनौना चेहरा को बेनकाब कर देगा जो अपने ऊपर सुशासन का, न्याय के साथ विकास का और जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन का मुखौटा लगाए हुए था। इसलिए यह कहानी, यह एपिसोड हर व्यक्ति के लिए है और दर्द के इसी एहसास के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक पदाधिकारी हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा एक सामान्य परिवार से, सीमांचल के किसी इलाके के सामान्य परिवार से व्यक्ति आता है, संघर्ष करता है और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से परीक्षा पास कर बिहार प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति पाता है। हर मध्यम वर्ग के परिवार की तरह इनके परिवार में भी खुशियाँ आई होंगी। इनके माता पिता और फिर शादी के बाद इनकी पत्नी और इनके बच्चों में एक उत्सव का माहौल रहा होगा। लेकिन इनको क्या पता था कि 2016 फरवरी में एक व्यक्ति इसके जीवन में बड़े हौले से प्रवेश कर जाएगा, अमरनाथ चौधरी, और वो कथित रूप से 10,000 रुपये का रिश्वत हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा, भूमि सुधार उपसमाहर्ता DCLR दलसिंह सराय समस्तीपुर को कथित रूप से देते हुए विजिलेंस से पकड़वा देगा। 5 फरवरी 2016 को विजिलेंस कथित रूप से हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा को 10,000 रुपये के साथ गिरफ्तार कर लेता है। 5 फरवरी को ही इनके विरुद्ध मुकदमा कायम होता है और फिर 4 दिनों के अंदर 9 फरवरी 2016 को इनको निलंबित कर दिया जाए। इस घटना के उपरांत मैं उन दिनों सरकार में पदस्थापित था। सरकारी दौरे के क्रम में मैं दलसिंह सराय भी गया था। इस घटना के कदाचित 1 महीने, 1.5 महीने के बाद कुछ लोगों से भी बात की, उस कार्यालय में कर्मियों से भी बात की, उस कार्यालय में जो लोग बाहर में पेशकार या फिर वकील लोग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोगों से मैंने संवाद किया। अब एग्जैक्ट याद नहीं, चूँकि लगभग 10 साल हो गए। तो मोटे तौर पर जिन लोगों ने बताया कि ये पूरी घटना, ये पूरा रिश्वत देने का घटना, ये बिल्कुल कॉन्कोक्टेड था। हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा के विषय में जो लोगों ने बताया कि अच्छे अधिकारी थे और ये किसी बात को लेकर, ये जो आवेदक हैं अमरनाथ चौधरी, इसने रिश्वत देते हुए इनको फंसाया। और ऐसे तो न जाने कितने मामले आए हैं। मुझको स्मरण है 2005-06 के आसपास की एक घटना है, तिथि अगर गड़बड़ हो तो हमको माफ़ कीजिएगा। एक ऑफिसर, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कयूमुद्दीन या कुछ ऐसे नाम था, कमरू जमा,
जो भी नाम हो, उसके विषय में अखबार में छपा कि वो पीआरडीए में पोस्टेड थे और उनको पैसा देते हुए विजिलेंस ने उनके टी शर्ट के पॉकेट से उसकी बरामदगी की है और उसको गिरफ्तार कर लिया है। जब गिरफ्तार किए हुए उस पदाधिकारी की तस्वीर हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदुस्तान किसी राष्ट्रीय अखबार में छपा था, जब छपा तो लोगों की ध्यान उस तस्वीर पर गई और अनायास लोगों ने देखा कि विजिलेंस ने कहा कि इसके टी शर्ट के पॉकेट से रुपया बरामद किया गया है और तस्वीर में जो टी शर्ट पहना था उस अधिकारी ने, उसमें पॉकेट ही नहीं था। इस पर मुझको याद है एक बड़ा सा रिपोर्ट छपा था उस अखबार में, लेकिन कहते हैं ना, कानून अंधा होता है और जो कानून के नुमाइंदे होते हैं वो तो अंधे के साथ साथ मूढ़ भी होते हैं। कुछ नहीं हुआ और इस गूंगी और बहरी सरकार के सिस्टम जिसके मुखिया नीतीश कुमार थे, उस पदाधिकारी को डिसमिस कर दिया गया। अभी वो कहाँ है मुझको नहीं पता। हाई कोर्ट से मुकदमा जीत गया, नहीं जीता मैं नहीं कह सकता हूँ। बहरहाल अभी दर्द के रिश्ते के साथ ही हम सफ़र शुरू करते हैं। कुछ डेट्स हैं जो हम आपको बताते हैं ताकि इनकी पूरी कहानी इस डॉट में स्पष्ट हो जाए। शुरू में ही बता दूं कि ये सरकार के 2 आदेश की प्रति मेरे पास है और हाईकोर्ट के आदेश भी हैं। जब इस कहानी को आप सुनिएगा तो आपको लगेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना हठधर्मी, कितना निरंकुश, कितना निर्मम, कितना क्रूर और कितना दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। मैंने एक वीडियो बनाई है कर्म की तुला पर। नीतीश जी, आपने अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में जितने लोगों को धोखा दिया, जितने लोगों को आपने प्रताड़ित किया है, उस सब का हिसाब ईश्वर अब आपसे लेना शुरू कर दिया है और आप बहुत जल्द वो दुर्गति आपकी होगी कि इतिहास के पन्ने में आप एक निहायत असफल, स्वार्थी और जो सुशासन का तमगा लेके आप घूम रहे थे, वो तो आप टेंडर घोटाले ने वैसे ही धो दिया है जैसे भाजपा वॉशिंग मशीन में लोगों को धो देती। वो तो खैर हो भाजपा वॉशिंग मशीन और मोदी डिटर्जेंट पाउडर का कि आपके दाग अभी धुल गए हैं, वरना 100 साल से नीचे आपको सजा नहीं होती। लालू यादव 950 करोड़ के घोटाले में 7 साल 8 साल की सजा में गए और पशुपालन घोटाला जैसा घोटाला इस राज्य में हर विभाग में और हर कार्यालय में है। बहरहाल दर्द के इस रिश्ते की दास्तान जरा आप सुन लीजिए। 26/4 यानी 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद ही 26/4 को बेल हो जाता है, क्योंकि चार्जशीट नहीं सबमिट हुआ होगा। ऐसा ही होता है अक्सर। वो तो विजिलेंस अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, मैंने बताया था ना, 30 जून को जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है बिहार में, उसमें अब मुझको खबर आने लगी है कुछ ऐसे विभाग हैं कि जहां 2 करोड़ रुपया लेकर के एक पोस्टिंग की गई है। पटना प्रमंडल के एक जिले जो यूपी से सटा हुआ है, 2 करोड़ रुपया लेकर। मैंने बताया था कि 100 करोड़ के आसपास का खेल हुआ है। वहाँ तो विजिलेंस की औकात नहीं है पकड़ने की, क्योंकि ये सारे लोग उस खेल में शामिल हैं। आपको बता दें कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अभी जो खेल चला है उसमें बेशर्मी और बेहयाई की सारी सीमाएं तोड़ दी गई। बहरहाल तो 26 अप्रैल को बेल होता है। इसके बाद 28 अप्रैल को कुशवाहा जी जेल से बाहर निकल जाते हैं। एक कानून है, एक नियम है, सीसीए रूल बोलते हैं 2005, कंट्रोल क्लासिफिकेशन एंड अपील रूल्स। ये सीसीए रूल है, कंट्रोल क्लासिफिकेशन एंड अपील रूल्स। इसमें नियम है कि यदि कोई सरकारी सेवक जेल में 48 या 24 घंटा है जेल में रहता है तो वो निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो उसका निलंबन समाप्त होगा और इसकी ज्वाइनिंग आपको ले लेनी, एक्सेप्ट कर लेनी है। इन्होंने 16/5/16 को विभाग में ज्वाइनिंग की और 28/6 को इनका निलंबन, इनका जो ज्वाइनिंग है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप रिजेक्ट उसकी ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं, आपको ज्वाइनिंग उसकी लेनी थी। इसके बाद नियम है कि जब किसी पदाधिकारी को निलंबित किया जाता है, जेल गए तो निलंबित हो गए होंगे, तो जब निलंबित हो गए तो इन पर विभागीय कार्यवाही चलेगी। ये एक नैसर्गिक नियम है कि अगर आप निलंबित किए हैं तो किसी आरोप में किए हैं और उस पर विभागीय कार्यवाही चलेगी। ऐसे मामलों में विभागीय कार्यवाही के लिए
जो पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उनको विभागीय जांच आयुक्त बोलते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमिश्नर, विभागीय जांच आयुक्त। वो बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं। एक मुख्य जांच आयुक्त होता है और एक फिर बहुत सारे जांच आयुक्त होते हैं। तो मुख्य जांच आयुक्त वो सामान्यतः प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव का होता है और वो ऑल इंडिया सर्विसेज वालों का डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कंडक्ट करता है। बाकी स्टेट सर्विसेज के लिए उन्हीं के अधीन बहुत सारे विभागीय जांच आयुक्त होते हैं। तो इनके विभागीय जांच आयुक्त के पास इनका डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू हो गया 18/7/16 को। ये पहले सीरियटम आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या खेल हुआ, कैसे इस पदाधिकारी को तड़पा तड़पा के लोगों ने मार दिया। 12/4/18 यानी 2 साल, लगभग 2 साल के बाद विभागीय जांच आयुक्त की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट क्या आई है उसको आपको सुना देते हैं। मतलब आप यूँ समझिए कि विभागीय जांच आयुक्त का मतलब हुआ वो कोर्ट है जो किसी दोषी की सुनवाई करता है। उसका क्या रिपोर्ट था हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं, पढ़ देते हैं। स्ट्रैप के मामले में काफ़ी कमियां हैं। निसंदेह निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने आरोपित पदाधिकारी को कॉल डिटेल्स रिपोर्ट और टावर लोकेशन एवं कागजात आदि उपलब्ध नहीं कराए हैं, जो सिद्ध करता है कि इसमें पारदर्शिता का अभाव है। आपने इस पदाधिकारी, हालांकि वो कागज मेरा नहीं है मेरे उसका, लेकिन पदाधिकारी जैसे किसी को आप आरोपित करते हैं तो ये नैसर्गिक अधिकार होता है कि वह अपने बचाव के लिए कागजातों की मांग कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी पर एफआईआर हुआ तो एफआईआर की कॉपी उस एक्यूज को मिले, ये उसका कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो इस पदाधिकारी ने भी मांगा होगा। तो ये विभागीय जांच आयुक्त बोलते हैं कि नहीं, उसको नहीं दिया गया। तो क्यों नहीं दिया गया? निसंदेह यह पूरा ट्रैप फर्जी होगा, क्योंकि विजिलेंस ने आरोप लगाया होगा कि फोन पर बात किया, फोन को हम सर्वेलेंस में लिए, तो आप देते ना, टावर लोकेशन से बड़ी सारी चीजें स्पष्ट हो जाती। बहरहाल इसने नहीं दिया, जो सिद्ध करता है कि इसमें पारदर्शिता का अभाव। अपने स्क्रीन पर देखिए, इन बिंदुओं पर विभागीय मंतव्य पूर्णतः चुप है। विभागीय मंतव्य मतलब जो राजस्व डीसीएलआर थे, तो राजस्व विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जो आरोप गठित किया होगा उसको भी देना था अपना पक्ष, उसने कुछ नहीं बताया। किंतु रिश्वत के मामले में पर्याप्त साक्ष्य के बिना पूर्णतः नकारना इस न्यायालय के लिए कठिन है। नहीं कह रहा है कि भाई हम नहीं नकार सकते हैं कि आप घूस नहीं लिया, आपको बताते हैं इस पर। इसको फिर हाईकोर्ट ने कैसे धज्जी उड़ाया, क्यों उड़ाया, वो हम आपको बता रहे हैं। विशेषकर जब इसका आपराधिक मामला संबंधित फौजदारी में विचाराधीन है। ये विभागीय जांच आयुक्त महोदय कहते हैं कि चूंकि केस लंबित है इसलिए हम कैसे इसको क्लीन चिट दे दें। विशेषकर ऐसी परिस्थिति में यह आरोप संख्या 2 जो आरोप लगे थे, तर्कों, तथ्यों और वैधानिक प्रावधानों की कसौटी पर पूरी तरह खरा न उतरने के कारण सिर्फ अंशतः प्रमाणित होता। अरे भाई, जब खरा नहीं हुआ तो अंशतः प्रमाणित कैसे कर दिए? देखिए यहां पर इन्होंने जो कहा है, पर्याप्त साक्ष्य के बिना पूर्णतः नकारना इस न्यायालय के लिए कठिन है। संविधान में एक मूल इंग्रेडिएंट है कानून का कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, यानी साबित करने का दायित्व, यह जो आरोप लगाता है या जो प्रोसिक्यूशन यानी जो मुकदमा चलाता है उसका होता है। इस मामले में विजिलेंस का यह दायित्व था कि वो अपने आरोप को प्रमाणित करे। इस दोषी पदाधिकारी को नहीं साबित करना था। लेकिन ये जो विजिलेंस, ये जो विभागीय जांच आयुक्त कौन थे मुझको पता नहीं, महान आईएएस अधिकारी होंगे जो यह लिख रहे हैं कि पर्याप्त साक्ष्य के बिना हम इनको कैसे बोल दें कि आप दोषी ना। अरे भाई, तो ये तो प्रूफ करना विजिलेंस का काम था ना, और ये प्रूफ करना उस विभाग का काम था जिसने आरोप लगाया था। बहरहाल ये महान लिख रहे हैं कि अंशतः प्रमाणित होता है। अंशतः प्रमाणित होने के कारण क्या हुआ सो जरा देखिए। ये कब रिपोर्ट दिया? विभागीय जांच आयुक्त ने रिपोर्ट दिया अपना 12/4/2018 को। अब जब ये रिपोर्ट दिया होगा तो जो प्रक्रिया है वो समझ लीजिए, आम लोग भी समझिए कैसे होता है खेल। चूंकि ये बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग संचिका बढ़ाया होगा। संचिका में क्या लिखा उस वक्त मुझको नहीं मालूम है, 2019 में।
लेकिन संभवतः जो मैं समझ पा रहा हूं कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कमिश्नर के रिपोर्ट के आधार पर इस पदाधिकारी को कोई माइनर पनिशमेंट यानी लघु दंड मिलना चाहिए था। इसमें भी दिया हुआ है लघु दंड, क्योंकि आरोप प्रमाणित नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट काट सकते थे या चेतावनी दंड, उसका प्रावधान है, दे सकते थे। क्या बढ़ा हमको नहीं मालूम। और ये फाइल गई होगी मुख्यमंत्री के पास। क्यों गई होगी? इसलिए कि मुख्यमंत्री बिहार प्रशासनिक सेवा और IAS के विभागीय मंत्री होते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग का मंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री। कौन उस वक्त था? नीतीश कुमार। इन्होंने अपने महत्ती कृपा से 8 जुलाई 2019 को, यानी लगभग इसमें भी लगभग 9 महीने के आसपास लगे, इनको डिसमिस कर दिया। और यह है डिसमिसल का चिट्ठी है। आठ जुलाई 19 की सरकार का गजट ही हम आपको स्क्रीन पर दिखाते थे। इनको डिसमिस कर दिया, ठीक है। जब इसको डिसमिस किया तो स्वाभाविक रूप से ये कोर्ट गए। जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने जो आदेश पारित किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैंने कहा ना कि चूंकि जिस तरह का इन्होंने ऑर्डर पास किया था, हाईकोर्ट उसको क्वेश्चन करेगा ही। हाईकोर्ट ने जो कहा है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। हाईकोर्ट ने 3 अगस्त 2023 को 3 अगस्त 2023 को एक ऑर्डर पास किया और जो डिसमिसल के इस आदेश को क्वैश कर दिया, यानी रद्द कर दिया, यानी निरस्त कर दिया। क्या कहा? वही सब चीज कहा जो मैंने अभी आपको बताया है। ये आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। मोटे तौर पर इस आदेश को हम समझा देते हैं कि इन्होंने कहा कि जो प्रोसीडिंग्स आपने चलाई उसमें आरोप साबित नहीं हुआ। आप खुद कह रहे हैं कि न तो विजिलेंस न तो विभाग ने साक्ष्य प्रस्तुत किया, न ही कॉल डिटेल इनको मिला, न टावर लोकेशन मिला, तो फिर आपने डिसमिसल कैसे कर दिया है? इसलिए आपके पनिशमेंट के आदेश को हम क्वैश करते हैं, निरस्त करते हैं। और 18 नंबर बिंदु कहता है दिस रिट एप्लीकेशन इज अलाउड विथ ऑल कंसिक्वेंशियल बेनिफिट्स। इनको सब कुछ वापस मिल जाना चाहिए था। कानून का तकाजा क्या कहता है कि अगर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया तो भाई आप इस आदेश को मान लेते। कोई बहुत 302 का मुद्दाले तो था नहीं। तो इसके बाद स्वाभाविक रूप से इस आदेश को एग्जीक्यूट करना था। सरकार ने, अब सोच के देखिए, अगस्त 4 और 5 महीने के बाद इनको हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा को रिइंस्टेट किया, इन्हें पुनर्बहाल तो किया लेकिन फिर से निलंबित कर दिया। पर आप सोच करके देखिए गुंडागर्दी का क्या आलम था। हाईकोर्ट ने कहा कि साहब इस पर कोई आरोप नहीं बनता है, आप साबित नहीं कर सके। आपका विभागीय जांच आयुक्त कहता है कि ये आरोप साबित नहीं हो रहा है, इसलिए इसको रिइंस्टेट कीजिए। लेकिन ये नहीं माना। रिइंस्टेट करके फिर इस पर विभागीय जांच शुरू कर दिया। मतलब इसको बोलते हैं जबरदस्ती का कि हम मारवे करेंगे तोरा, चाहे जे हो जाए, तोरा लटकाइए देंगे, जे हो जाए। दर्द का रिश्ता। आप सोच लीजिए कि यह पदाधिकारी और इनका पूरा परिवार किस मानसिक अवसाद और पीड़ा से गुजरा होगा। इसके बाद 10 जनवरी 2024 को इन पर फिर विभागीय जांच की कार्रवाई चली। इसके बाद ये MJC चले गए। MJC मतलब कंटेम्प्ट में चले गए। और कंटेम्प्ट में इन्होंने कहा कि हुजूर कोर्ट को कि साहब आपने आदेश हमको दिया तो उसको तो लागू कर नहीं रहे, तो कंटेम्प्ट में चला गया। तो कंटेम्प्ट की नोटिस हुई होगी सरकार को। जब कंटेम्प्ट की नोटिस हुई, कंटेम्प्ट का नंबर है 1045/2024। तो इस कंटेम्प्ट के नोटिस के बाद फिर सरकार ने क्या निर्णय लिए, क्या आदेश दिए, वो जरा देख लीजिए। 3 आदेश। पहला, हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा को निलंबन की अवधि यानी 9/3 से जो सस्पेंड हुए थे 10/1 तक, इस पीरियड को रेगुलराइज कर दिया और इनको वेतन आदि पेमेंट का आदेश दिया, क्योंकि हाईकोर्ट आदेश कर चुका था। इसके बाद ये कह रहे हैं कि कुशवाहा की सेवा को पुनर्स्थापन संबंधित संकल्प जो निकाला था चिट्ठी, जो अभी दिखा देता है स्क्रीन पर, 10 जनवरी 2024, इसको फिर निलंबित किया जाता है और इन पर फिर विभागीय जांच चलेगा। आप सोच लीजिए,
यानी 2016 से 2024 तक 4 और 4 8 साल ये परिवार, इसके बच्चे, इनकी पत्नी किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरा होगा। इस बीच हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा जी तनाव, आर्थिक कष्ट, आर्थिक कठिनाई, वेतन आधा मिल रहा होगा, जीवन यापन भत्ता, उससे जूझते हुए जो अभी हमको सूचना मिली है किडनी के बीमारी के शिकार हो जाते हैं। और कदाचित ये कहना अतिशयोक्ति, यद्यपि मैंने उनके परिवार से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन मैं उनके दर्द को समझ सकता हूँ कि अभी वो किस अवसाद में। उनकी बच्ची से मैंने बात करने की कोशिश की, जब बात होगा तो उनका वीडियो भी हम आपको कोशिश करेंगे कि उनकी पत्नी और उनके बच्चों के दर्द को हम आपको दिखा सकें, ताकि नीतीश कुमार ने जो कुकृत किए हैं, जो पाप किया है, ये जनता भी देखे और सम्राट चौधरी देखें कि किन किन कुकर्मों, किस तरह के लाश किसको सीढ़ी बनाकर नीतीश कुमार ने सुशासन का तमगा वो अपने गले में लेकर घूमा था। यात्राएं की थी, 17 यात्रा, विश्वास, जनादेश, संपर्क, न्याय, ये सारी चीजें इनकी। और हम नहीं खोलेंगे। वक्त बहुत बलवान होता है और समय घूमता है, जो आपने किया है वो लौट के आपके पास ही आएगा। और हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा की इस बीमारी के उपरांत ही मृत्यु हो जाती है। सोच करके देखिए कि इस 8 साल चले लंबे प्रशासनिक और कानूनी लड़ाई के बीच वह परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे किस भयंकर पीड़ा और दर्द से गुजरे होंगे। ये कहानी मैं उन तमाम सरकारी कर्मियों को समर्पित कर रहा हूँ जो न जाने कितने इस तरह के दर्द के रिश्ते से गुजरते हैं। मैं अगेन एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं भ्रष्टाचार के किसी मामले, किसी तरह के चीज़ से सहमत नहीं हूँ और न हो सकते हैं, लेकिन इस राज्य में अब स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आरटीआई एक ऐसा धंधा बना है। और मैं कई लोगों को जानता हूं इस राज्य में, कोसी के क्षेत्र में 1-2 ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूं कि विजिलेंस से मिलकर के ट्रैपिंग की खेल करते हैं। पता कर लीजिए ना, एक एप्लीकेशन पड़ेगा विजिलेंस में, विजिलेंस का आईजी, एडीजी, डीजी जो भी चार्ज में रहे उसको मार्क करेगा, वो किसी पदाधिकारी को मार्क होगा, फिर वो पदाधिकारी उस पदाधिकारी से संपर्क करेगा, संपर्क करके कहेगा कि आपके खिलाफ तो पिटीशन पड़ा है, हमको तो आपको पकड़ लेंगे। उसके बाद डीलिंग होगी, अगर डर से वो पैसा दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ट्रैप हुआ। कुछ ट्रैपिंग सही भी होती होगी, लेकिन जो खबरें अभी आ रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ एक और, मैं उस ऑफिसर का नाम नहीं बताऊँ। भागलपुर प्रमंडल का एक पदाधिकारी एक दिन मुझसे मिलने आया, रात में करीब 10-11 बजे, बड़ा परेशान था। मतलब क्या हुआ जी? तो सर एक पिटीशन मेरे खिलाफ एक आदमी दिया विजिलेंस में, उसके बाद विजिलेंस वाला हमको फ़ोन किया कि आप जो पिटीशन दिया उससे मिल करके सेटल कर लीजिए, और नहीं तो आपको तो हम पकड़िए लेंगे। तो नाम नहीं बताएंगे उस पदाधिकारी का। उसके बाद वो पदाधिकारी आनंद फानन में आता है और उस व्यक्ति से मिलने जाता है जो इसी तरह का कथित रूप से व्हिसिल ब्लोअर था। और वो विजिलेंस के साथ उसने कहा कि जो सर उससे जो हमें मिले उसकी आयु लगभग 80 साल थी और वो धंधा कर रहा था, उसके बच्चे अच्छे अच्छे जगह नौकरी कर रहे थे। बोला सर उसके सिंडिकेट को देख करके तो हम दंग रह गए, उसके घर गए तो माने पिटीशन का अंबार लगा हुआ है यहाँ वहाँ वहाँ। और बेशर्मी से उसने कहा कि सर गलती ये हुई कि हम उसका स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर सके, वीडियो नहीं बना सके। कहा कि ये तो मेरा धंधा है, महीने का तो हम 4-5 लाख रुपए हम कमा लेते हैं, 5-7 लाख रुपए हम दे देते हैं विजिलेंस वाले को, इंस्पेक्टर, डीएसपी, दरोगा और उन लोगों को। और हम लोग का ये नेक्सस है। पता कीजिए विजिलेंस के डीजी साहब, एडीजी साहब और सम्राट चौधरी की ये चल रहा है कि नहीं नेक्सस। अब सोच करके देखिए कि यह पदाधिकारी जिस पर आरोप साबित नहीं हुआ, जिसको हाईकोर्ट ने बरी किया, विभागीय जांच आयुक्त ने लिखा कि साहब इस पर कोई आरोप नहीं बनता, उसको मुख्यमंत्री होते हुए, सामान्य प्रशासन विभाग का मंत्री होते हुए नीतीश कुमार ने कैसे डिसमिस किया। और इस पदाधिकारी की मृत्यु हुई है तो क्यों नहीं नीतीश कुमार, विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन उस वक्त था
उसके लोग और विभागीय जांच आयुक्त जिसने इसका जांच किया था, जिसने बगैर साक्ष्य के कह दिया कि आरोप अंशतः प्रमाणित होते हैं, इन सबों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं, हत्या की परिस्थिति पैदा करने का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं। मानवाधिकार आयोग बैठा हुआ, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, इसमें जज साहब और आईपीएस अफसर और मेंबरान की नियुक्ति कैसे होती सब जानते हो। कहाँ बैठे हुए आप, क्यों नहीं लिए इस पर संज्ञान? मैं नहीं जानता हूं कि इस पदाधिकारी के परिवार में अब इतना सामर्थ्य, इतना हिम्मत बचा होगा कि वो पुनः हाईकोर्ट से ये मांग करे। और अगर हाईकोर्ट भी जाएगा तो कितना समय लेगा कहना मुश्किल है। मैं 3 मांग रख रहा हूं सरकार के सामने। सम्राट चौधरी जी, शिद्दत से इसको सुनिए, शिद्दत से सुनिए। पहला, जांच बिठाइए कि इस पदाधिकारी पर यह कैसे हुआ। अगर आरोप साबित नहीं हुआ था तो क्यों डिसमिस हुआ? कौन था विभागीय जांच आयुक्त ने बगैर साक्ष्य के आरोप को प्रमाणित किया? कौन था समान प्रशासन में वो अधिकारी जिसने इसके लिए प्रस्ताव बढ़ाए थे? कौन था उस दरमियान मुख्य सचिव? कौन था उस समय मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव? और कौन था मुख्यमंत्री उस समय? इसके परिवार को बचे हुए अवधि के लिए पूरा वेतन दीजिए। और यह व्यक्ति नौकरी की अवधि में मरा है, इसलिए इनके परिवार को आप अनुकंपा के आधार पर अविलंब नौकरी दीजिए। और साथ ही कम से कम 1 करोड़ रुपया का हर्जाना दीजिए। और ये हर्जाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य सचिव और समान प्रशासन विभाग और विभागीय जांच अधिकारियों के वेतन से काट के दीजिए। ये नजीर साबित हो जाएगा सम्राट चौधरी जी यदि आपने ऐसा किया। और ऐसे एक मामले नहीं, आपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कथित चलाया अभियान और नीतीश जी चलाए, तो देख रहे हैं ना, 5,000 करोड़ रुपया स्कैम जहां हुआ वहां पर 4 सीटें से गायब हो गया, सब गायब हो गया। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हाईकोर्ट बोला नहीं नाम लेना, नहीं लेंगे। लेकिन कौन नहीं जानता है, हर विभाग में ऐसे स्कैम हुए। देखो मगही में कहावत है, तोर खइए होता, हाँ हमार तो सही है के देखल। 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख 2-4-10 को धर लिए। मटन जब आदमी खाता है ना, मछली, तब बिलाए कुकुर सब भूखता है। तो होशियार आदमी जो रहता है ना, हड्डियाँ दूर फेंक देता है, उधर सब उलझ जाएगा, इधर अब खा जाएगा। बेवकूफ़ बना रहा है सिस्टम। 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपया एक विभाग से लूटा। इस विभाग में 10 IAS अधिकारी कौन नहीं जानता है, जो कम से कम 500 से 1000 करोड़ का आदमी कौन नहीं जानता। ऑस्ट्रेलिया से लेकर के दुबई तक, और सिंगापुर से लेकर के वियतनाम तक, मॉरिशस से लेकर के और कुआलालंपुर तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के कंबोडिया तक बना लिए, कौन नहीं जानता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आपको औकात है क्या? अगर औकात है तो ठीक, न तो बोल दीजिए कि हमसे नहीं होगा। और ये बंद कीजिए तमाशा। इस दर्द के रिश्ते, इस दर्द के साथ रिश्ते को महसूस कीजिए मुख्यमंत्री जी, और तमाम लोग महसूस करें। और सबसे जो छूट गया, ये क्यों नहीं आपराधिक मुकदमा दायर हो इन सबों पर जिसने धरवाया था, और ये विजिलेंस वाला जिसने फॉल्स रिपोर्ट बनाया, क्यों नहीं? इन तमाम प्रश्नों के अनुत्तरित, अनएंसर्ड सिचुएशन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हमें इजाज़त दीजिए, सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।